हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग का आखिरी टॉपिक हम लोग के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और क्योंकि आज हम लोग का आखिरी टॉपिक है इस पूरी सीरीज का, ठीक है, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की थी। अभी हम लोग का पूरा 7 सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग के 3 और सब्जेक्ट बाकी हैं। हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स, उसके बाद हम लोग का लेबर लॉ, और फिर हम लोग का एविडेंस एक्ट, जिसे लोग भारतीय न्याय संहिता भी आप कहते हैं, 2023 के बाद। ठीक है, तो शुरू करेंगे इस टॉपिक को, और इसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स आएगा। आप परेशान मत हो कि एविडेंस डालो, भारतीय न्याय संहिता डालो, सब आएगा। बस हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स पहले पढ़ लो। पहला पहला जो हम लोग का पेपर है वो हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का ही है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स आएगा, देन मैं लेबर लॉ पढ़ाऊंगा, और देन मैं एविडेंस ऑफ लॉ पढ़ाऊंगा। क्योंकि एविडेंस ऑफ लॉ के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैं उसको एंड में पढ़ाऊंगा। जितना लंबा खींच सकूंगा, जितने लंबे वीडियोस बना सकूंगा, मैं बनाऊंगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ने वालों, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे को और से लेना देना नहीं है। ठीक है, शुरू करते इस टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का आखिरी टॉपिक की, जो इंटरनेट और जो विश्व व्यापकता की जो तकनीकी पद्धति है, उसमें वायुमंडल, जिसे हम एयर स्पेस भी कहते हैं, विधि का जो संहिताकरण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वायु विवाद का समाधान हो जाए। ठीक है, इंटरनेट और विश्व व्यापकता की जो तकनीकी पद्धति है, उसके हमें आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है, दीन देना है। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को नीचे से। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि जो इंटरनेट जो है, एयर स्पेस और अंतर्राष्ट्रीय कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण देखें कि समस्या की जड़ क्या है और कानूनी संदर्भ क्या है। सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि वायु विवाद, एयर डिस्प्यूट का समाधान करने के लिए इंटरनेट और विश्व व्यापकता की तकनीकी पद्धति का इस्तेमाल क्यों प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया? देखो भाई, कि जो पारंपरिक वायुमंडल पद्धति थी, जिसमें पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय वायु कानून मुख्य रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता पर आधारित था। पेरिस कन्वेंशन 1919 हुआ और शिकागो कन्वेंशन 1944 में जैसे संधियां स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि प्रत्येक राज्य के पास उसके क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर उसका अनन्य संप्रभुता है, पूर्ण संप्रभुता है। ये कहता है ना, दोनों कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन, ठीक है, 1919 1944। फिर यह संप्रभुता जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर बाहरी अंतरिक्ष, आउटर स्पेस की सीमा तक जाती है, जिसकी कोई निश्चित कानूनी सीमा नहीं है। परंपरागत रूप से कर्मन रेखा, जिसे हम लोग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर शायद तक, हाँ, लगभग 100 किलोमीटर के एक भौगोलिक, 100 किलोमीटर को एक भौतिक सीमा माना जाता है। हाँ, शायद। तो कर्मन रेखा से, मतलब कर्मन रेखा से 100 किलोमीटर की एक भौतिक सीमा माना जाता है, लेकिन यह कानूनी रूप से सर्वमान्य नहीं है। इंटरनेट साइबर स्पेस की चुनौती क्या क्या रही है? वो ये रही है कि इंटरनेट या साइबर स्पेस एक भौतिक रूप से सीमा रहित क्षेत्र है। इसका संचालन भौतिक सीमाओं का सम्मान नहीं करता। विश्व व्यापकता या ग्लोबलिटी का अर्थ है कि संचार और डेटा वायरलेस तकनीकों जैसे रेडियो तरंगों, उपग्रह लिंक, और महत्वपूर्ण रूप से ड्रोन, जो यूएवीज या हवाई एल्टीट्यूड्स प्लेटफॉर्म स्टेशन, जिसे हम HAPS के माध्यम से किया जाता है। ये वायरलेस सिग्नल और हवाई प्लेटफॉर्म अक्सर क्या होते हैं, राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र जैसे एयर स्पेस का उल्लंघन करते हैं, या उसके उपयोग के बारे में अस्पष्टता क्या करते हैं, पैदा करते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग प्रस्तावित तकनीकी पद्धति और संहिताकरण को आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे कि हम लोग के प्रश्न में प्रस्तावित है कि जो तकनीकी पद्धति का उपयोग है करके एयर स्पेस विधि का संहिताकरण या कोडिफिकेशन किया जाए, ताकि जो वायु विवाद का समाधान हो सके। तकनीकी पद्धति के लाभ देखते हैं पहले संभावित समाधान के साथ। स्वचालित सीमा प्रबंधन करें, कि जिसे हम लोग ऑटोमेटेड बाउंड्री मैनेजमेंट कहते हैं। डिजिटल या ब्लॉकचेन रिकॉर्ड हो, तकनीकी साधनों जैसे GPS निर्देशांक हो गया, ब्लॉकचेन आधारित पंजीकरण का उपयोग करके हवाई क्षेत्र की सीमाओं और उड़ान पथों का अपरिवर्तनीय, पारदर्शी और सटीक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, सेंसर लगाओ, चीजें रेडार लगाओ, तो काफी चीजें करो, इससे सीमा उल्लंघन के विवाद कम हो सकते हैं। उदाहरण देखो कि ड्रोन यातायात प्रबंधन जैसे UTM प्रणालियां, ठीक है, जो स्वचालित रूप से उड़ान की अनुमति देती हैं और हवाई क्षेत्र के नियमों का प्रवर्तन करती हैं। मानकीकृत डेटा शेयरिंग, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड डाटा शेयरिंग कहते हैं कि तकनीकी प्रोटोकॉल जैसे 5G 6G में नेटवर्क स्लाइसिंग का उपयोग करके संप्रभु राज्यों के बीच हवाई यातायात नियंत्रण जैसे ATC डाटा का रियल टाइम और मानकीकृत आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यह पारदर्शिता संघर्षों को रोक सकती है। फिर कम्युनिकेशन एयर स्पेस की परिभाषा देखें कि तकनीकी पद्धति एक कार्यात्मक फंक्शनल परिभाषा प्रदान कर सकती है।
एक विशिष्ट ऊंचाई या आवृत्ति बैंड जहां केवल वैश्विक संचार सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो एलईओ सैटेलाइट के लिए एक ट्रांजिट जोन यह पारंपरिक संप्रभुता आधारित परिभाषा को चुनौती देगा, लेकिन विवादों को कार्यात्मक रूप से हल करेगा। आलोचनात्मक चुनौतियों और सीमाएं देखें तो संप्रभुता का मुद्दा यह है कि सॉवरेनिटी चैलेंज यह सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी तकनीकी पद्धति राज्य की संप्रभुता को कमजोर नहीं कर सकती। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रणाली किसी राज्य के ऊपर के हवाई क्षेत्र के उपयोग को स्वचालित रूप से विनियमित करने का प्रयास करती है, तो राज्य इसका विरोध करेगा, क्योंकि यह शिकागो कन्वेंशन के मूल सिद्धांत का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, कानूनी आधार की कमी देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में जस्ट कॉजेंस या किसी भी सर्वमान्य नियम द्वारा राज्यों को अपनी हवाई संप्रभुता छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वायु विवाद की प्रकृति देखते हैं तो वायु विवाद अक्सर राजनीतिक और सुरक्षा आधारित होते हैं, जैसे जासूसी, सैन्य घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा। एक तकनीकी संहिताकरण ऐसे दुर्भावनापूर्ण कृत्यों मैलिशियस एक्ट्स के अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्यों को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखते हैं उदाहरण के लिए यदि कोई देश जानबूझकर टोही उड़ाने यानी जो एक टोही उड़ाने भेजता है, तो तकनीक या नियमन का उल्लंघन करना उस देश के लिए केवल एक उल्लंघन होगा, विवाद का मूल कारण नहीं होगा। और साइबर स्पेस और एयर स्पेस का टकराव होगा तो साइबर स्पेस की अनारक्षित नॉन एप्रोप्रिएबल प्रकृति जो होती है, कोई देश साइबर स्पेस पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है। एयर स्पेस की अनन्य एक्सक्लूसिव और संप्रभु प्रकृति के मौलिक रूप से वो क्या होती है, साथ ही साथ टकराती है। इसमें तकनीकें देखें जैसे 5G संचार के लिए HAPS का उपयोग, तो इन दो क्षेत्रों को कानूनी रूप से धुंधला कर देती है, जिससे न्यायिक क्षेत्राधिकार जैसे जुरिडिक्शन निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। निर्धारित करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। कौन सी अदालत या अंतर्राष्ट्रीय निकाय साइबर स्पेस उपयोग से संबंधित हवाई क्षेत्र उल्लंघन पर शासन करेगा? ठीक है, ऐसे करेगा कि प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले या जो कुछ भी बोले, कि जो तकनीकी संहिताकरण अस्थिर हो सकता है। आज के ड्रोन और एलईओ उपग्रह कल के हाइपरसोनिक वाहन या क्वांटम संचार प्लेटफॉर्म से अलग होंगे। एक स्थिर कानूनी ढांचा संहिताकरण प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो सकता है, जिससे नियम अप्रचलित हो जाएंगे। ठीक है, तकनीकी मैटर में बनाना जरूरी भी होता है और प्रासंगिक केस लॉ और कानूनी दृष्टिकोण देखते हैं कि यह क्षेत्र अभी भी काफी नया है, इसलिए सीधे तौर पर इंटरनेट तकनीकी बनाम एयर स्पेस संहिताकरण से संबंधित कोई प्रमुख केस लॉ नहीं है, लेकिन पारंपरिक केस लॉ और हालिया घटनाएं मार्गदर्शन प्रदान करती है। पारंपरिक एयर स्पेस केस लॉ संप्रभुता की पुष्टि देखें, शिकागो कन्वेंशन यह कानून का आधार है, इसने हवाई क्षेत्र पर संप्रभुता के संस्थागत रूप दिया है, इसका उल्लंघन ही वायु विवाद का जन्मदाता है। ठीक है, द द लोकोवा सॉरी द लोकोवो के 1974 में, हालांकि यह एक नौवहन विवाद था, इसने संप्रभुता और क्षेत्राधिकार के बीच के संबंधों को मजबूत किया था। उदाहरण में देखें तो केस स्टडी देखें, नॉट अ जुडिशियल केस है कि कोरियाई एयरलाइंस की उड़ान 007 के 007 की घटना 1983 में सोवियत हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद सोवियत संघ द्वारा विमान को मार गिराया गया था। इस घटना ने एक संप्रभु राज्य के पास अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए बल प्रयोग के अधिकार की पुष्टि की। भले ही अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश हुआ, लेकिन वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए बल प्रयोग कर सकता है। ठीक है, हवाई लेवल पे जितना भी उसका जितनी भी उसकी टेरिटरी है, जितना भी उसका जुरिडिक्शन है। साइबर ड्रोन और भविष्य का कानून देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर आर्टिकल 51 कोई भी वायु विवाद जैसे ड्रोन हमला अंततः आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित होता है। तकनीकी संहिताकरण आत्मरक्षा के अधिकार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। टॉलिन टॉलिन मैनुअल ऑन इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू अ साइबर वॉरफेयर की, हालांकि यह साइबर युद्ध पर केंद्रित है, यह साइबर स्पेस और भौतिक क्षेत्र के बीच के संबंधों को समझने में सहायक है। मैनुअल इस बात पर जोर देता है कि साइबर हमले जिसके भौतिक प्रभाव फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, वे पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और साथ ही साथ इसका उदाहरण यह निकला कि यदि कोई देश दूसरे देश पर हवाई क्षेत्र में उड़ रहे ड्रोन के संचार को हैक या साइबर अटैक करके उसे जमीन पर क्रैश कर देता है, तो यह कृत्य संप्रभुता का उल्लंघन है और यह गैर कानूनी बल प्रयोग अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स हो सकता है, जो तकनीकी संहिताकरण से क्या हो जाएगा, परे हो जाएगा। अंततः यह निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रस्तावित तकनीकी पद्धति से वायु विवादों का समाधान करने के लिए एयरस्पेस विधि का संहिताकरण एक आदर्शवादी आइडियलिस्टिक दृष्टिकोण है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से सीमित है।
तकनीकी समित समाधान विवादों के प्रबंधन देखिए या मैनेजमेंट और दुर्घटनाओं एक्सीडेंट्स को रोकने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल स्तंभ राज्य की संप्रभुता को स्थापित नहीं कर सकता। वायु विवाद के पीछे के राजनीतिक सुरक्षा और इरादे इंटेंट संबंधी कारक तकनीकी की पहुंच से बाहर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक ऐसे संकर या हाइब्रिड कानूनी मॉडल की ओर बढ़ना होगा जो पारंपरिक संप्रभुता को कह दे मान्यता दे, लेकिन वायरलेस संचार और ड्रोन उपग्रह के लिए वैश्विक कार्यात्मक रूप से परिभाषित पहुंच के अधिकार राइट ऑफ एक्सेस को भी क्या करता है, कोडिफाई करे, ये भी हो उसके अंतर्गत। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ये जो एक बिल्कुल ही जो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, जो हम लोग के एक तरीके से जो आजकल के टाइम के लिए निकल के आ रहा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल लेवल पे, जो इस पे अभी बहुत ज़्यादा जो मॉडर्निटी से रिलेटेड जो पीओवी है या जो हम लोग का एक तरीका है, जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे कानून होने चाहिए, कैसे-कैसे किसका उल्लंघन होगा, जो हम लोग की टेरिटरी है, जुरिडिक्शन है, उस पे क्या-क्या कानून होंगे, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक है, साइबर साइबर क्या है, साइबर हमला, ड्रोन जो भविष्य के कानून होंगे, उन सब पे इसमें चर्चा की गई है और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग का आज इसका आखिरी टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग का पूरा पब्लिक इंटरनेशनल समाप्त हो गया और ऐसे वीडियोस अभी यदि आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।